हेलो डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम इंग्लिश के एक अहम लेक्चर को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है ओरल प्रेजेंटेशन और सिंपल प्रेजेंटेशन, जो कि हमारे पास BSN 4th सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट का एक अहम यूनिट है। तो आज के इस वीडियो में हम इस यूनिट के तमाम ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करेंगे। इसी के साथ साथ इस यूनिट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो स्टार्ट कर लेते हैं इस यूनिट को। और ये यूनिट हमारे पास एक्नॉलेज किया है मैडम सारिया खान ने, जो कि इंग्लिश लेक्चरर हैं INS KMU में। इस यूनिट का कंटेंट या कोर्स ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास हैं, तो वो ये हैं कि सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे ओरल प्रेजेंटेशन को, कि ओरल प्रेजेंटेशन की डिफिनीशन होगी, ओरल प्रेजेंटेशन के बारे में डिटेल होगा कि ये किसे कहते हैं। सेकेंड हमारे पास होगा कि प्रिपेयरिंग एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, आप एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन किस तरह प्रिपेयर कर सकोगे। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन क्या क्या होते हैं, और लास्ट ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास होगा तो वो ये कि क्वेश्चन आंसर सेशन आपके प्रेजेंटेशन में किस तरह होना चाहिए, कि आपके ऑडियंस या स्टूडेंट जब आपसे क्वेश्चन करते हैं तो आप किस तरह इफेक्टिव तरीके से उनको आंसर दे सकते हो। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास इस यूनिट के, जो कि हमने आज इस वीडियो में इन तमाम ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना है। ओरल प्रेजेंटेशन, तो ओरल प्रेजेंटेशन सिंपल अगर हम इसकी बात करें तो जब हम कोई भी यूनिट क्लास के सामने या ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो वाइट बोर्ड पे हो या मल्टीमीडिया पे हो या स्लाइड के शक्ल में हो, डिस्कशन के थ्रू हो, तो वो हमारे पास प्रेजेंटेशन कहलाता है। अब जिस तरह मैं ये यूनिट आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक प्रेजेंटेशन है। तो प्रेजेंटेशन के लिए क्या होना चाहिए कि एन ओरल प्रेजेंटेशन इज मोर देन जस्ट रीडिंग अ पेपर और सेट ऑफ स्लाइड टू एन ऑडियंस, कि हमारे पास जो ओरल प्रेजेंटेशन है तो ये सिर्फ ये नहीं कि हम कोई पेपर से कोई चीज पढ़ाते हैं या स्लाइड के थ्रू कोई चीज हम स्टूडेंट से पढ़ाते हैं। सिर्फ ओरल प्रेजेंटेशन में ये इंक्लूड नहीं है, बल्कि ओरल प्रेजेंटेशन में ये भी इंक्लूड है कि हाउ यू डिलीवर योर प्रेजेंटेशन is at least as important in effectively communicating your message as what you say, कि आपके प्रेजेंटेशन में जितना इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो, आपका टॉपिक कौन सा है, उस जितना ये इंपॉर्टेंट है, इसी के मुताबिक ये भी अहम है कि आप उस मैसेज को किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, आपका तरीकाकार, कि वो कितना इफेक्टिवली आपका मैसेज आपके ऑडियंस या स्टूडेंट को पहुंचाता है। तो दो चीजें हो गई, एक तो आपका कोर्स कंटेंट या जो आपका स्लाइड्स हैं या जो इंफॉर्मेशन आपने कंबाइन की है वो अहम होने चाहिए, और उसी के साथ ये भी अहम होना चाहिए कि आप उस इंफॉर्मेशन या उस कोर्स कंटेंट को किस तरीके से एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हो। दोनों चीजें प्रेजेंटेशन में इंपॉर्टेंट हैं। यूज दिस गाइडलाइन टू लर्न सिंपल टूल दैट हेल्प यू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, और एक अच्छा प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने के लिए इस यूनिट में आप लोगों को तमाम तर गाइडलाइन बता दी जाएगी, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने एक प्रेजेंटेशन बनाना है और उसको परफॉर्म करना है, प्रेजेंट करना है, तो वो किस तरीके से आप उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन परफॉर्म करोगे। तो तमाम के तमाम गाइडलाइन आप लोगों को इस यूनिट में मिलेंगी। सबसे पहले हमारे पास डिफिनीशन है कि ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉर्मल इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब और एक्सप्लेन बाय समवन टू द ग्रुप ऑफ पीपल। जब हम कभी जो है फॉर्मल इंफॉर्मेशन किसी ग्रुप ऑफ पीपल को या किसी पर्सन के सामने प्रेजेंट करते हैं, डिलीवर करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो इसको कहते हैं प्रेजेंटेशन। फॉर्मल इंफॉर्मेशन, इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन। फॉर्मल इंफॉर्मेशन जिसका कोई मकसद हो, जो रूल्स के मुताबिक हो, जिस तरह कोई प्रेजेंटेशन परफॉर्म करना या कोई स्पीच डिलीवर करना, ये फॉर्मल इंफॉर्मेशन है। एक होते हैं इनफॉर्मल, जो हम आपस फ्रेंड्स वगैरह के साथ बातें वगैरह करते हैं, वो इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन में आ जाते हैं। तो प्रेजेंटेशन जो है वो एक फॉर्मल इंफॉर्मेशन है जो हम क्या करते हैं, जो हम डिलीवर करते हैं किसी ग्रुप ऑफ पीपल या किसी पर्सन को। सही है, तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि ये फॉर्मल इंफॉर्मेशन होती है।
It is carried out by using the audio and visual presentation material such as slides, handout, etc. और ये हमारे पास ऑडियो और विजुअल के फॉर्म में होते हैं। जिस तरह आप लोग स्लाइड्स देखते हो और उसके साथ अपने टीचर्स की आवाज़ सुनते हो, जिस तरह ये अभी जो मैं आप लोगों को लेक्चर पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो ये ऑडियो है, और आप ये स्लाइड देख रहे हैं तो ये विजुअल है। तो एक प्रेजेंटेशन जो है होता है वो दो तरीकों से सिंपली होता है, ऑडियो विजुअल होता है कि उसमें हम चीज़ें देखते हैं और उसी के साथ अपने टीचर जो होता है उसकी आवाज़ हम सुनते हैं। तो ये ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन होता है। अब हमारे पास इन्होंने बताया है कि प्रिपेयरिंग एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन को आप किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह बना सकते हैं। देखो, प्रेजेंटेशन परफॉर्म करना तो इजी है, लेकिन आप अपने प्रेजेंटेशन को किस तरीके से इफेक्टिव प्रेजेंट करोगे, एक इस तरह प्रेजेंट करोगे कि सामने वाले को समझ आ जाएगा और आपका जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो वो ये है कि अ गुड प्रेजेंटर इज नॉट द वन हु ओनली प्रेजेंट हिज व्यू इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट वेदर दे आर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू हिम और नॉट। इंस्टेड क्या होता है कि एक गुड प्रेजेंटर ये नहीं होता कि वो अपने आइडिया को या अपने व्यू को या अपने प्रेजेंटेशन टॉपिक को ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करता है और इस चीज में इंटरेस्ट नहीं रखता कि आया उसके ऑडियंस उसके टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। तो ये अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं होती, बल्कि अच्छी प्रेजेंटेशन क्या होती है कि अ गुड प्रेजेंटर is one who engage the audience while sharing his view and keep their interest maintained। बल्कि अच्छा प्रेजेंटर वो है कि जब वो अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करे तो वो इस तरीके से प्रेजेंट करे कि उसके ऑडियंस उसके प्रेजेंटेशन में इंटरेस्ट ले और वो ऑडियंस को अपने प्रेजेंटेशन में इंगेज रखे, मसरूफ रखे। ऐसा नहीं कि आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो, कोई इधर देख रहे कोई उधर देख रहे, स्टूडेंट उससे बोर हो गए, तो आप अच्छे प्रेजेंटर नहीं कहलाते। आप अच्छे प्रेजेंटर तब कहलाएंगे कि आपका टॉपिक इस तरह हो कि वो स्टूडेंट उसमें इंटरेस्ट शो करे और वो आपके साथ इंगेज रहे आपके प्रेजेंटेशन में। तो आप इस तरह प्रेजेंटेशन कैसे बनाओगे, तो वो यहां पे आप लोगों को बताया है। सबसे पहले आपने ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना है। आपने अपने प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स में जितने भी आइडियाज हैं उनको ऑर्गेनाइज तरतीब देनी है। स्टार्ट विथ एन आउटलाइन एंड डेवलप गुड ट्रांजिशन बिटवीन सेक्शन। एम्फेसाइज द रियल वर्ड सिग्निफिकेंस ऑफ योर टॉपिक। देखो, जिस तरह ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स बताए, फिर डिफिनीशन, तो आपने अपने प्रेजेंटेशन को इस तरीके से स्टार्ट करना है कि जो जो टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हो उनमें क्लियर कट डिफरेंस हो और आप जो टॉपिक या प्रेजेंटेशन परफॉर्म करते हैं तो उसका रियल वर्ड में क्या सिग्निफिकेंस होगा या उसका स्टूडेंट के लिए क्या फायदा होगा, तो वो तमाम चीजें आपने उसमें क्लियर कट मेंशन करनी है ताकि स्टूडेंट उसमें इंटरेस्ट ले। हैव अ स्ट्रांग ओपनिंग, आपकी ओपनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। किस तरह? व्हाई शुड द ऑडियंस लिसन टू यू? वन गुड वे to get their attention is to start with a question whether or not you expect an answer। आपकी ओपनिंग स्टार्ट होनी चाहिए, मतलब ये है कि आपने ये चीज मेंशन करनी है कि ये ऑडियंस जो है ये आपका प्रेजेंटेशन क्यों सुने, इसमें ऑडियंस का क्या फायदा है। तो आपकी जो ओपनिंग स्ट्रांग होगी, किस तरीके से आप स्टूडेंट से क्वेश्चन करोगे उस टॉपिक के बारे में कि आया उनको इस टॉपिक के बारे में कितनी मालूमात हैं उनके पास, तब आपकी ओपनिंग जो होगी वो स्ट्रांग होगी उस यूनिट की या प्रेजेंटेशन की। डिफाइन टर्म्स अर्ली, इफ यू आर यूजिंग टर्म दैट मे बी न्यू टू ऑडियंस, इंट्रोड्यूस देम अर्ली इन यूर प्रेजेंटेशन। ऐसे टर्म या शॉर्टकट आप यूज कर रहे हो अपने प्रेजेंटेशन में, तो वो सबसे पहले आपने
स्टूडेंट को क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। मिसाल के तौर पे मैं सिंपल करूं कि अगर आप लिखते उसमें आपने KMU कहाँ पे यूज किया है, आपने HIV यूज किया है और आपके ऑडियंस को इसका पता नहीं है, तो वो सुनते जाएंगे और वो कहेंगे कि अब ये KMU का क्या मतलब। तो ये और इसी के साथ जो मुश्किल टर्म है, तो आप स्टार्ट में उनको एक्सप्लेन करो कि हमारे टॉपिक में KMU आएगा तो इसका मतलब खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी होगा, अगर HIV आएगा तो इसका मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होगा, OPV आएगा तो इसका मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन होगा। तो जितने भी मुश्किल टर्म्स हैं या शॉर्टकट हैं वो आपने शुरू में एक्सप्लेन करने हैं, ताकि प्रेजेंटेशन के दौरान वो टर्म्स आए तो स्टूडेंट को पहले से पता हो कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। Once an audience get lost in unfamiliar terminology, it is extremely difficult to get them back on track. एक दफा स्टूडेंट मुश्किल अल्फाज में फंस गए तो फिर वो आपकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं होगी, या तो वो सोचेंगे या वहां पे गूगल करेंगे या जो है वो उस आइडिया वो प्रेजेंटेशन में इंटरेस्ट ही शो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको उन टर्म का पता ही नहीं होगा। आप जो पढ़ा रहे हैं उनको उनकी समझ ही नहीं आएगी। तो इसलिए अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए जरूरी है कि जितने मुश्किल टर्म्स हैं आप सबसे पहले उनको एक्सप्लेन करो, ताकि फिर प्रेजेंटेशन के दौरान आप उसको डिस्कस करो तो उनको पहले से समझ हो कि इस वर्ड का मतलब क्या है। फिनिश विद अ बैंग क्या मतलब, फाइंड 1 or 2 सेंटेंस दैट सम अप द इंपॉर्टेंस ऑफ योर रिसर्च। हाउ इज द वर्ल्ड बेटर ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट यू हैव डन। आप अपने प्रेजेंटेशन को इस तरीके के साथ एंड करें कि उसकी इंपॉर्टेंस आप मेंशन कर ले। मिसाल के तौर पे मैं प्रेजेंटेशन परफॉर्म करता हूं इस यूनिट पे, तो इसको एंड मैं किस तरह करूंगा, इसको मैं एंड इस तरह करूंगा कि उसमें हम मेंशन करेंगे कि इस यूनिट का मकसद ये था और ये आप लोगों के लिए यहां पे इसकी इंपॉर्टेंस होगी। तो इसको कहते हैं फिनिश विद अ बैंग। मतलब आप उस सेंटेंस से या आप उस पार्ट से अपने प्रेजेंटेशन का एंड करो कि उससे ऑडियंस को पता चले कि ये प्रेजेंटेशन जो हमने देखी, हमने सुनी, तो इसका हमारे लिए क्या फायदा है। इसके बाद टाइम योरसेल्फ, डू नॉट वेट until the last minute to time your presentation. Like if you only have 15 minutes to speak, so you want to know as soon as possible if you are close to that limit. है टाइम मैनेजमेंट। अक्सर क्लासेस में जो प्रेजेंटेशन होते हैं तो उसमें टाइम मैनेजमेंट के अपने मार्क्स होते हैं कि जो आपको टाइम मिला है तो उसी के दौरान उसी के अंदर आप किस तरह अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि 10 मिनट का टाइम मिला है और आपने 10 मिनट में अभी हाफ प्रेजेंटेशन भी प्रेजेंट नहीं किया। तो आजकल तो किसी के पास टाइम नहीं होता। टाइम जो होते हैं उसके अपने मार्क्स होते हैं कि आप विद इन टाइम अपने प्रेजेंटेशन को किस तरह अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हो। तो आप लोगों का जो प्रेजेंटेशन है तो आपने जहन में सोचना है कि मुझे इस प्रेजेंटेशन के लिए कितना टाइम मिला है और इस टाइम के अंदर मैंने अपने इस प्रेजेंटेशन को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि बस लास्ट 2-3 मिनट आएंगे तो जल्दी से मैं इस प्रेजेंटेशन को वाइंड अप कर लूंगा। नहीं, पहले से आपको टाइम का पता होना चाहिए। Be excited. You are talking about something exciting. If you remember to be excited, your audience will feel it and automatically become more interested. क्या है कि आपने अपने प्रेजेंटेशन में एक्साइट रहना है। मतलब ये है आपने नई नई चीजें उनको पढ़ानी है और एक्साइटिंग तरीके से। अब अगर आप सिंपली जो है एक चीज की रीडिंग करते जा रहे हो, आप खुद सोए हुए हो तो ऑडियंस भी सोएंगे नहीं। आपने अपने प्रेजेंटेशन में एक्साइटमेंट लेकर आनी है ताकि आपके जो ऑडियंस है वो इंटरेस्टेड रहे आपके प्रेजेंटेशन में। स्पीक विथ कॉन्फिडेंस। व्हेन यू आर स्पीकिंग you are the authority on your topic, but do not pretend that you know everything. क्या है कि आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो प्रेजेंटेशन आप प्रेजेंट करते हो तो उसमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब आपने अपने उस प्रेजेंटेशन को अच्छे तरीके के साथ प्रिपेयर किया हो, आपको अथॉरिटी हो, इख्तियार हासिल हो आपके टॉपिक पे जो आप प्रेजेंट कर रहे हो। लेकिन
ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप कहते हो कि नहीं इस यूनिट के बारे में या टॉपिक के बारे में सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है और सब कुछ पता है, तो वो फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आता है। उस तरह नहीं बनना, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप इस तरह प्रेजेंट करने हैं कि आपकी उसके ऊपर पूरी अथॉरिटी हो। आपने इस तरह उसको प्रिपेयर करना है। इफ यू डू नॉट नो द आंसर टू अ क्वेश्चन, एडमिट इट, कंसीडर डिफरिंग द क्वेश्चन to your mentor or offer to look into the matter further। क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन करे और उस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑन स्पॉट ना आए, तो आप कहो कि आपका जो क्वेश्चन है मैंने ये नोट कर लिया है और कुछ टाइम बाद मैं आपको बता दूंगा। आपने ये चीज मान लेनी है। ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको नहीं आ रहा है, आप उसको गलत जवाब दे रहे हो, तो ये एक अच्छी प्रेजेंटेशन की निशानी नहीं है। ओनली द प्रिपेयर्ड स्पीकर डिजर्व टू बी कॉन्फिडेंट। तो वो लोग जिन्होंने तैयारी की होती है, जिन्होंने प्रिपेयर्ड किया है अपनी प्रेजेंटेशन, तो उनको अपनी प्रेजेंटेशन पे कॉन्फिडेंट होता है। लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने प्रेजेंटेशन तैयार नहीं किया होता, तो वो अक्सर डरते हैं कि ऐसा नहीं कोई स्टूडेंट मुझसे इसमें से क्वेश्चन कर ले। सही है। तो क्या है कि आपका जब प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी होगी तो आपका कॉन्फिडेंट होगा अपने प्रेजेंटेशन पे और उसको आप इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकोगे। इसके बाद हमारे पास एक अच्छे प्रेजेंटेशन या इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए जरूरी है कि आप आई कांटेक्ट रखो अपने ऑडियंस के साथ। मेक आई कांटेक्ट विद द ऑडियंस। योर पर्पस इज टू कम्युनिकेट विद योर ऑडियंस and people listen more if they feel you are talking directly to them। आप अपनी ऑडियंस पे आई कांटेक्ट रखो। अक्सर स्टूडेंट प्रेजेंटेशन परफॉर्म करते हैं तो बस स्लाइड की तरफ देखते हैं और स्लाइड पढ़ते रहते हैं, तो फिर उसका प्रेजेंटेशन क्या होता है, इफेक्टिव नहीं होता। तो जब भी आप अपना प्रेजेंटेशन परफॉर्म करते हो तो आपने अपने ऑडियंस पे नजरें रखनी है, तो तब आप जो है अपने मैसेज को अच्छे तरीके से डिलीवर करते हो। इसके दो फायदे हैं। एक तो ये फायदे कि आप अपना कॉन्फिडेंट के साथ वो प्रेजेंटेशन परफॉर्म कर रहे हो। दूसरी बात यह है कि आपको पता चलता है कि आया आपके ऑडियंस का रिस्पांस आपके प्रेजेंटेशन की तरफ किस तरह है, वो इंटरेस्टेड हैं या वो बोर हो रहे हैं। सही है। As you speak, let your eyes settle on one person for several seconds before moving on to somebody else। You do not have to make eye contact with everybody, but make sure you connect with all area of the audience equally। प्रेजेंटेशन के दौरान आपने हर एक स्टूडेंट पे कुछ ना कुछ टाइम के लिए नजरें रखनी है, मतलब आई कांटेक्ट रखना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हर एक स्टूडेंट पे आई कांटेक्ट रखो। आई कांटेक्ट का मतलब यह है कि आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम स्टूडेंट पे आप नजर रखो, आई कांटेक्ट उनके साथ रखो, ताकि आपको ऑडियंस के बारे में फुल बाय फुल मालूमात हो, आप अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो। तो कनेक्शन के लिए जरूरी है आई कांटेक्ट रखना। और जब भी प्रेजेंटेशन होता है तो उसमें आपको आई कांटेक्ट के भी मार्क्स मिलते हैं कि आपका आई कांटेक्ट ऑडियंस के साथ कैसा रहा। सही है। इसके बाद avoid reading from the screen। First, if you are reading from the screen, you are not making eye contact with your audience। देखो, एक तो ये है कि आप स्क्रीन से ना पढ़ें, आप हर एक चीज स्लाइड से ना पढ़ें। क्यों? जब आप स्लाइड को रीड करोगे तो उसका पहला नुकसान ये होगा कि आप अपने ऑडियंस पे आई कांटेक्ट न रख सकोगे। सेकंड, इफ यू पुट इट ऑन योर स्लाइड, इट इज बिकॉज यू वांटेड देम टू रीड इट, नॉट टू यू। क्या है कि अगर आपने स्लाइड पे वो लेक्चर लिखा है या मतलब रेडी किया है तो स्लाइड स्टूडेंट्स के लिए है, आपके लिए तो नहीं है ना। अगर आपके लिए तो आप पेज पे लिख के आते। तो क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन से ना पढ़ें, बल्कि आप स्लाइड से थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं। बाकी आप कोशिश करें कि आप अपने प्रेजेंटेशन में आपका ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट ज्यादा होना चाहिए। इसके बाद समरी। When you start your presentation, the audience will be interested in what you say। An effective presentation is more than just standing up and giving information। देखो, जब आप प्रेजेंटेशन परफॉर्म करते हो या प्रेजेंट करते हो तो ऑडियंस इंटरेस्ट लेते हैं जो आप उनको पढ़ाते हो। तो आपकी जो प्रेजेंटेशन इफेक्टिव तब होगी कि जब आप सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आप स्टूडेंट के सामने बस खड़े हो जाते हो, नहीं, आपकी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव तब होगी कि आपको पता हो कि आपने क्या कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से आई कांटेक्ट
रखना है। तो ये चीजें जब आपकी प्रिपरेशन जब अच्छी होगी, तो ये चीजें जब आपकी होगी, तब आप एक इफेक्टिव तरीके से अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े, ये जितनी भी पॉइंट्स है, तो ये आपको एमसीक्यूज के लिए पता होना चाहिए कि एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे होगी। तो वो ये चीजें आपको, ये जितने भी हेडिंग्स है, इनका आपको पता होना चाहिए। अब हमारे पास हैं एलिमेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन के प्रेजेंटेशन में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले है कंटेक्स्ट। Ask yourself the following question to develop a full understanding of the context of presentation. First, when and where you will deliver your presentation. ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आप अपने प्रेजेंटेशन को कहाँ पे प्रेजेंट करोगे। आया वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगी, वहाँ पे ज़्यादा सर्दी तो नहीं होगी, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी तो नहीं होगी, वहाँ पे कितने ऑडियंस बैठेंगे, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का शोर तो नहीं है। तो उसी के मुताबिक आपने फिर सेटिंग करनी है। There is a world of difference between a small room with natural light and informal setting and a huge lecture room lit with stage light. The two require quite different presentation and different technique. दोनों के लिए different presentation, different technique है। अब अगर आपका presentation का एक खूबसूरत सा हाल है, वहाँ पे लो स्पीकर लगे हुए हैं, वहाँ पे माइक सिस्टम है, तो वहाँ का presentation में आप फिर वीडियोस वगैरह लेकर आओगे, वहाँ के लिए आप अलग से presentation प्रिपेयर करोगे। लेकिन अगर एक ओपन इन्वायरमेंट में आपने कोई चीज प्रेजेंट करनी है, तो वहां पे आप चार्ट वगैरह बना के लेकर जाओगे, तो वहां पे वो तरीकाकार अच्छा होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप अपने प्रेजेंटेशन को कहां पे प्रेजेंट करोगे। सेकंड, विल इट बी इन सेटिंग यू आर फेमिलियर विद और समवेयर न्यू। इफ समवन वेयर न्यू, इट वुड बी वर्थ ट्राइंग टू विजिट इन एडवांस और एट लीस्ट अराइविंग अर्ली टू फेमिलराइज यूरसेल्फ विद द रूम। देखो, आप जहां पे प्रेजेंटेशन परफॉर्म करते हो, आया वो आपकी पुरानी क्लास है या कोई नई जगह है। अगर नई जगह है तो पहले आप वहां पे जाओगे, वहां के सेटिंग को देखोगे। अब ऐसा नहीं कि आपने स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं जिसका बैकग्राउंड डार्क है और आपका ये ख्याल है कि वहां पे बंद रूम होगा, लाइट मैं डिम कर लूंगा तो मेरे स्लाइड अच्छे से नजर आएंगे, और वहां पे आप चले गए तो वहां पे क्या है, वहां पे आपके पास बंद रूम नहीं है, वहां पे नेचुरल लाइट इतनी आ रही है कि आपके स्लाइड ही नजर नहीं आते। तो अगर आप नई जगह पे प्रेजेंटेशन करते हो तो पहले आपने उस जगह को देखना होगा कि आया उसका इन्वायरमेंट कैसा है। तो ये भी आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। इसके बाद, विल द प्रेजेंटेशन बी विद इन अ फॉर्मल और लेस फॉर्मल सेटिंग। आपकी प्रेजेंटेशन फॉर्मल या लेस फॉर्मल सेटिंग में है, मतलब आप किसी कम्युनिटी वगैरह में चीज पढ़ाओगे या कोई रूम वगैरह में आप एक चीज का आपने पढ़ाना है। विल द प्रेजेंटेशन बी टू अ स्मॉल ग्रुप और लार्ज क्राउड। आपका प्रेजेंटेशन कुछ लोगों के लिए है या आपके सामने पूरी स्कूल या पूरे कॉलेज के सारे लोग बैठे होंगे, इसका भी आपको पता होना चाहिए। आर यू ऑलरेडी फेमिलियर विद ऑडियंस। क्या आपको ऑडियंस का पता है या नहीं है। तो ये चीजें इसलिए जरूरी हैं कि इसी के मुताबिक फिर आप प्रिपरेशन करते हो। अगर आपके पास ऑडियंस ज्यादा है, वहां पे सीनियर टीचर्स वगैरह हैं, तो उसी के मुताबिक आपने अपनी प्रेजेंटेशन बनाना और उसको डिलीवर करना कि आपने सेटिंग बनानी होगी। इसके साथ वो ऑडियंस आया आप उनको पहले से जानते हो, अगर जानते हो तो आपको फिर पता होता है उनके डिमांड्स वगैरह का। अगर अनफेमिलियर लोग हैं तो आप फिर प्रेजेंटेशन भी उसी के मुताबिक बनाओगे। तो ये एलिमेंट्स आपको प्रेजेंटेशन के पता होने चाहिए। अब ऑडियंस की अगर हम बात करें, द सक्सेस ऑफ योर प्रेजेंटेशन विल जज नॉट ओनली बाय द नॉलेज यू सेंड बट बाय व्हाट द लिसनर रिसीव। लिली वाल्टर्स कहते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन की सक्सेस या आपकी प्रेजेंटेशन की इफेक्टिवनेस इस चीज पे डिपेंडेंट जज नहीं होती कि आप क्या पढ़ाया, बल्कि इस चीज पे भी जज होती है कि आपके जो लिसनर थे उन्होंने क्या रिसीव किया, उनको क्या मालूमात मिली, उनको क्या इंफॉर्मेशन मिली, उन्होंने क्या सीखा आपके प्रेजेंटेशन से। तो इस चीज से आपका प्रेजेंटेशन जज होता है। However, this reception will be filtered through and affected by such thing as the listener own experience, knowledge, personal sense of value। ये क्या है कि ये जो आपकी जजमेंट है जो लिसनर के थ्रू होती हैं, तो ये चीज़ें इफेक्ट होती हैं उनका एक्सपीरियंस या लिसनर जो आपके सामने बैठे उनका नॉलेज या उनका पर्सनल सेंस ऑफ वैल्यू, ये चीज़ें इसको ज़्यादा इफेक्ट करता है। किस तरह इफेक्ट करते हैं अब हम पढ़ते हैं। ऑडियंस एक्सपेक्टेशन, व्हेन पीपल बिकम audience member in a speech situation, they bring with them expectation about the occasion, topic and speaker।
Violating audience expectation can have a negative impact on the effectiveness of the speech. देखिए, होते हैं ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन। अभी मैं ये यूनिट पढ़ा रहा हूं तो आप लोगों की मुझसे एक्सपेक्टेशन ये है कि ये सर जो हमें पढ़ाएगा तो इस यूनिट की हमें समझ आ जाएगी, और कल को अगर हम एग्जाम में बैठेंगे तो ये यूनिट अगर हमने पढ़ा होगा तो वहां पे जो भी क्वेश्चन आएगा तो वो हम उसको परफॉर्म करेंगे और सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। तो ये है आप लोगों की एक्सपेक्टेशन। तो आप जिन लोगों के सामने प्रेजेंटेशन परफॉर्म करते हो तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है। अगर आप उनके एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरते हो तो आपकी जजमेंट अच्छे प्रेजेंटर में होती है। लेकिन अगर आप उसके एक्सपेक्टेशन को वायलेट करते हो, मतलब उनके एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरते, तो फिर क्या होते हैं, इसका आपके प्रेजेंटेशन पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अब अगर एक चीज़ मैं एक्सप्लेन ना कर लूँ और आप लोग को समझ ना आ जाए तो फिर आप लोग कमेंट में कहोगे कि सर ये चीज़ आपने सही से एक्सप्लेन नहीं की, जो कि एक नेगेटिव कमेंट है। सही है, तो आपके ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन पे आप लोगों ने पूरा उतरना है। Second, knowledge of the topic. Audience knowledge of the topic can vary widely on any given occasion. Therefore, communicators should find out what their audience already know about the topic. देखो, हो सकता है कि जो टॉपिक आप प्रेजेंट कर रहे हो ऑलरेडी ऑडियंस को इसका पता हो, कुछ कोई पता नहीं हो, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आप किस लेवल के ऑडियंस को अपना प्रेजेंटेशन उनके सामने प्रेजेंट करोगे। सही है, तो आपने इस तरीके से परफॉर्म करना है कि जिनको पता हो उनको न्यू मालूमात मिले और जिनको पता ना हो तो उनको उस टॉपिक के बारे में फुल डिटेल के साथ पता चले। एटीट्यूड टुवर्ड टॉपिक, टॉपिक की तरफ एटीट्यूड। नोइंग ऑडियंस मेंबर एटीट्यूड अबाउट अ टॉपिक विल हेल्प अ स्पीकर डिटरमाइन द बेस्ट वे टू रीच देयर गोल। मतलब आप जो टॉपिक परफॉर्म कर रहे हो तो इसकी तरफ स्टूडेंट का या आपके ऑडियंस का क्या रिस्पांस है, तो उसका रिस्पांस ही क्या करेगा, आपको ये वे बताएगा कि आपने किस तरह अपने प्रेजेंटेशन को अच्छे तरीके के साथ परफॉर्म या प्रेजेंट करना है। इमेजिन दैट अ प्रेजेंटर इज ट्राइंग टू कन्विंस द कम्युनिटी टू बिल्ड अ पार्क। अ स्पीकर वुड प्रोबेबली बी इंक्लाइंड टू स्पेंड the majority of the speech giving reason why a park would benefit to the community। मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों ने पार्क, आप एक पार्क का कहते हो कि यहाँ पे एक पार्क होना चाहिए, तो फिर आपने ये क्या करना होगा, ये आपने प्रूव करना होगा या ये आपने उन लोगों को बताना होगा कि आप लोग, अगर मैं यहाँ पार्क का कह रहा हूँ तो पार्क क्यों बनना चाहिए, तो उसकी इंपॉर्टेंस भी आपने फिर बतानी होगी। अब ऐसा नहीं कि आप खुद से कहते हो जी यहाँ पे नहर बन जाए, यहाँ पे पार्क बन जाए, यहाँ पे रोड बन जाए और आपको कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि क्यों बने, तो फिर उनका एटीट्यूड आपकी तरफ सही नहीं होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा। ऑडियंस साइज भी इफेक्ट करती है, जिस तरह हमने पहले भी आपको कहा कि आपके प्रेजेंटेशन आपके सामने 50-100 लोग बैठे हैं या 1000-1500 लोगों के सामने आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। उसी के मुताबिक देखो, जब हम क्लास में प्रेजेंट करते हैं तो हम इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं करते, लेकिन अगर वही टॉपिक हमने सीनियर और जूनियर सारे लोग हमारे सामने बैठे तो उसकी फिर हम ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं। फिर वही टॉपिक अगर आप किसी जलसे वगैरह में लोगों के सामने पेश करते हो तो उसमें आपकी तैयारी और भी ज़्यादा होती है। तो ऑडियंस का साइज भी क्या है, एक बहुत ज़रूरी है जो हमें पता हो। सेकंड एलिमेंट हमारे पास है मैसेज, कि आप क्या चीज़ उनको पढ़ा रहे हो, आप क्या चीज़ उनको प्रेजेंट कर रहे हो। जो आपका कोर्स कंटेंट होता है, जो आपका यूनिट होता है, जो यहाँ पे मैं आपको प्रेजेंटेशन यूनिट पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैसेज है। The message are delivered by the presenter to the audience। तो ये एक मैसेज जो डिलीवर होता है, तो प्रेजेंटर अपने ऑडियंस को एक मैसेज डिलीवर करता है ना। The message is delivered not just by spoken word verbal communication but can be augmented by a technique such as voice projection, body language, gesture, eye contact and visual aids। देखो, जब हम एक मैसेज प्रेजेंट करते हैं अपने ऑडियंस को, सही है, तो वो सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन में नहीं होता बल्कि उसके साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। मतलब जो आपका फेस स्ट्रक्चर होता है या आपकी फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, जिस तरह गुस्से की चीज़ हो तो उसमें हम फेस गुस्से का बना देते हैं, जो रोने की चीज़ हो तो उसमें हम अपने फेस को सैड बना देते हैं। इस तरीके से आप जो है उसको कोई चीज़ उसके सामने प्रेजेंट करते हैं, सही है। या आपका आई कांटेक्ट होता है, जिस तरह खौफजदा चीज़ के बारे में हम बताते हैं ना, तो हम अपनी पूरी आंखें खोल देते हैं। हंसने की बात है तो उसमें हम हंस लेते हैं। तो ये क्या होते हैं कि अगर
उस बात का उनको पता ही ना चले कि ये हंसने की बात है, लेकिन आपके गेस्चर से पता चलेगा कि ये फनी बात हो रही है। तो क्या होता है कि हमारा मैसेज वो वर्बल कम्युनिकेशन जो रिटन वर्ड या स्पोकन वर्ड के फॉर्म में भी कम्युनिकेट होता है, उसी के साथ वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के फॉर्म में भी होता है। आपके बॉडी पोस्चर से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके आई कांटेक्ट से, या विजुअल एड कोई वीडियो वगैरह के थ्रू या कोई स्टेज शो के थ्रू आप उसको बताते हो। सही है। The message will also be offered by the audience expectation. Sorry, the message will also be affected by audience expectation. आपका जो मैसेज है वो ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इफेक्ट होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक एक मैसेज उनको कन्वे नहीं किया तो फिर वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। If you have been as speaking on a particular topic and you choose to speak in another, the audience is unlikely to take your message on board even if you present very well. देखो आपने टॉपिक एक स्टार्ट किया, बातें आप दूसरे टॉपिक की कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, ऑडियंस आपके प्रेजेंटेशन को सही से नहीं सुनेंगे। तो आपका मैसेज तब डिलीवर होगा जब वो ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो। अब यहाँ पे ओरल प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन का यूनिट है, अगर इसी में मैं कोई जी प्रोनाउन और इन चीज़ों पे चला जाऊं तो फिर आप लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है वो नहीं रहेगी। तो आपकी जो यूनिट प्रेजेंटेशन होती है तो वो ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक होगी, तब आपका मैसेज उनको डिलीवर होगा। दे विल जज योर प्रेजेंटेशन अ फेलियर बिकॉज यू हैव नॉट, अगर आपने उसके एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं किए तो फिर आप प्रेजेंटेशन में फेल हो गए। तो आप वो मैसेज फॉरवर्ड करोगे जो पेश ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक होगा। जितना उसके एक्सपेक्टेशन पे मुताबिक होगा उतना वो मैसेज इफेक्टिव होगा। Reaction. The audience reaction and therefore the success of the presentation will largely depend upon whether you, a presenter, effectively communicated your message and whether it met their expectation. देखो रिएक्शन, ऑडियंस का रिएक्शन आपके सक्सेस को शो करता है। अगर आपका प्रेजेंटेशन, आपका कंटेंट उनके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक था और उनके एक्सपेक्टेशन को उसने पूरा किया तो आपका मैसेज इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो जाएगा और ऑडियंस का रिएक्शन आपकी तरफ सही से होगा। वो खुश हो जाएंगे, हैप्पी होंगे, सेटिस्फाई होंगे। एज अ प्रेजेंटर यू डोंट कंट्रोल द ऑडियंस एक्सपेक्टेशन, व्हाट यू कैन डू इट is find out what they have been told about you by the conference organized and what they are expecting to hear. Only if you know that you can be confident of delivering something that will meet expectation. देखो हमें ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन के बारे में पूरा के पूरा तो पता नहीं होता और ना हम उनके एक्सपेक्टेशन पे 100% जो है वो अप्लाई कर सकते या एक्सपेक्टेशन पे 100% जो है ना हम उतर सकते हैं उनके उम्मीदों वगैरह पे। लेकिन हमें इतना तो अंदाज़ा होना चाहिए कि उनके एक्सपेक्टेशन क्या हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना प्रेजेंटेशन इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें कि जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं तो कम से कम उस चीज़ को उनको अच्छे से समझ आ जाए। तो फिर क्या होगा, ये हमारे ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन को पूरा करेंगे और हमारा जो प्रेजेंटेशन होगा वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट होगा। तो ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स है। एक हमारे पास एलिमेंट वो जगह जहाँ पे हम प्रेजेंट करते हैं, सही है, इन्वायरमेंट। इसके बाद ऑडियंस होने चाहिए कि ऑडियंस आपकी कौन है। इसके बाद मैसेज, आप क्या मैसेज फॉरवर्ड करना चाहते हो। दूसरा रिएक्शन, ऑडियंस का क्या रिएक्शन है। ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटर जो प्रेजेंटेशन परफॉर्म करता है, द रोल ऑफ प्रेजेंटर इज टू कम्युनिकेट विद ऑडियंस एंड कंट्रोल द प्रेजेंटेशन। रिमेंबर दैट मे आल्सो इंक्लूड हैंडलिंग ओवर द कंट्रोल टू योर ऑडियंस, स्पेशली इफ यू वांट सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन। देखो प्रेजेंटेशन के लिए या प्रेजेंटर के लिए सिर्फ ज़रूरी नहीं कि वो अपने प्रेजेंटेशन को इफेक्टिवली प्रेजेंट करे, बल्कि वो अपने साथ ऑडियंस को भी कंट्रोल भी रखेगा, उसको इंगेज भी रखेगा। ऐसा नहीं कि आप प्रेजेंटेशन परफॉर्म करें, कोई इधर देख रहे कोई उधर नहीं। आप अगर अपने ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन करना चाहते हो तो आपने उन पर कंट्रोल रखनी होगी, उनको इंगेज रखना होगा अपने साथ। मेथड, तो मेथड आप कौन सा मेथड यूज करते हो प्रेजेंटेशन परफॉर्म करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए। प्रेजेंटेशन आर यूजुअली डिलीवर्ड डायरेक्ट ऑन टू एन ऑडियंस, हाउएवर देयर मे बी ओकेशन वेयर दे आर डिलीवर्ड फ्रॉम डिस्टेंस ओवर इंटरनेट यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम सच एज स्काइप। इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट इफ यू टॉक टू recorded and posted onto internet that people may be able to access it for several years.
क्या है कि आपका मेथड भी मैटर करता है। जिस तरह क्लास में प्रेजेंटेशन करते हैं, अब ये मैं प्रेजेंटेशन आपको वीडियो के फॉर्म में मतलब पेश कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप अपने ऑडियंस को एक इफेक्टिव तरीके से अपना प्रेजेंटेशन उनके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, इम्पीडिमेंट्स। इम्पीडिमेंट्स क्या है कि मैनी फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ हाउ योर मैसेज इज कम्युनिकेटेड टू द ऑडियंस। इम्पीडेंस क्या है कि वो तमाम के तमाम फैक्टर्स जो आपके इफेक्टिवनेस ऑफ प्रेजेंटेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह बैकग्राउंड नॉलेज, बैकग्राउंड नॉइस वगैरह हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, जिस जगह पे आप प्रेजेंटेशन परफॉर्म करते हैं वहाँ पे सर्दी है, गर्मी है, वहाँ पे शोर है, वहाँ पे बैठने की सही जगह नहीं है, तो ये तमाम चीज़ें आपके प्रेजेंटेशन को इफेक्ट करती हैं। तो इसलिए जब भी आपकी प्रेजेंटेशन हो तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आया मल्टीमीडिया काम करता है या नहीं करता। आप जाके अपने प्रेजेंटेशन टॉपिक को डेस्कटॉप पे सेव करोगे, अपने क्लास के उसको ओपन करोगे कि आया वो मतलब ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा, वो स्लाइड सारे पूरे आ रहे नहीं आ रहे, उस क्लास में लोगों को सही से दिखा दे रहे या नहीं दे रहे। उस क्लास में अगर सर्दी है तो पहले से अगर आप अरेंजमेंट कर सकते हो तो आप अरेंजमेंट करो, ताकि प्रेजेंटेशन के दौरान कोई भी फैक्टर आपके ऑडियंस को डिस्टर्ब ना करे और ना आपको डिस्टर्ब करे, ताकि उनकी पूरी की पूरी तवज्जो आप पे और टॉपिक या प्रेजेंटेशन पे रहे। और लास्ट ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास है वो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का है, जिसके बारे में आप लोगों को कुछ मालूमात पहले से होगी कि अलाउइंग द ऑडियंस टू ask question after presentation is a popular way to finish and it has a many advantages। कि आपने प्रेजेंटेशन को इस तरह एंड करना है कि उसमें क्वेश्चन आंसर का सेशन हो कि जिसमें ऑडियंस ओपनली आपसे आपके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कर सके। यू गेट डायरेक्ट कांटेक्ट विद योर ऑडियंस एंड द चांस टू क्लियर अप एनी एम्बिग्विटी। आपके ऑडियंस के जहन में कोई भी कंफ्यूजन वगैरह है आप उसको क्लियर कर सकते हो अगर आपने अपने प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन आंसर का सेशन रखा है। इट इज गुड वे टू शो कमिटमेंट to and interest in your audience and give you the opportunity to really deepen participant knowledge of your subject। ये आपको चांस देता है कि आपका उनके साथ इंटरेक्शन आ जाए और आप अपना मैसेज जिसमें उनको अगर कहीं पे कंफ्यूजन है वो भी उनको क्लियर हो जाए, ताकि जो चीज़ आप प्रेजेंट कर रहे थे उसका उनको फायदा मिल सके। द फॉलोइंग टिप्स विल हेल्प यू गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर क्वेश्चन आंसर सेशन। ये कुछ टिप्स हैं जो आपको क्वेश्चन आंसर सेशन में काफी ज्यादा हेल्प देते हैं। फर्स्ट ये है लिसन केयरफुली टू द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन ऑडियंस आपके सामने करे तो आप उसको अच्छे से सुनो। डू नॉट इंटरप्ट नॉर लेट एनीबॉडी एल्स इंटरप्ट द पर्सन आस्किंग द क्वेश्चन इफ यू आर नॉट श्योर यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन करेक्टली। क्या है कि बात यह है कि अगर ऑडियंस आपके सामने कोई क्वेश्चन करे तो आपने उसके क्वेश्चन को अच्छे से सुनना है, ना आपने खुद इंटरप्शन करनी है, ना उस कोई और स्टूडेंट जो है वो उसके क्वेश्चन में इंटरप्ट करे, ताकि आप उसका क्वेश्चन सुने और उसको अच्छे तरीके के साथ आंसर कर सके। आस्क फॉर क्लेरिफिकेशन और रिपीटेशन। अगर किसी भी वजह से आपने उसकी क्वेश्चन को सही से नहीं सुना, फिर आप उसको कहो कि आप अपने क्वेश्चन को रिपीट करो, सही है, ताकि वो क्वेश्चन आपके लिए क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं कि आपने सही से सुना नहीं और खुद से आप बोल रहे हैं तो आप क्वेश्चन के मुताबिक आंसर नहीं दोगे, जिसका बुरा असर आएगा। क्रेडिट द क्वेश्चनर। अगर कोई पर्सन क्वेश्चन करता है तो आप उसको क्रेडिट दो, थैंक यू सो मच कि आपने क्वेश्चन किया, और अगर आपके पास उसका आंसर हो तो आप अच्छे तरीके से उसको आंसर दो। ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन करे और आपको गुस्सा आए कि आपने क्यों आंसर क्वेश्चन किया या प्रेजेंटेशन में आप क्या कर रहे थे, ये चीज नहीं, बल्कि आप उसको क्रेडिट दो कि अच्छा किया आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा, और फिर आप उसको आंसर दो। रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस पॉजिटिवली। आपने क्वेश्चन का रिस्पांस पॉजिटिवली देना है, मतलब उसको नेगेटिवली उसको डांटना नहीं है या गुस्सा नहीं होना, ना खफा नहीं होना, बल्कि उसको अच्छे तरीके से आपने आंसर देना है। रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन की रिपीटेशन बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखो, अगर एक स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप उसके क्वेश्चन को पहले रिपीट करो। वो स्टूडेंट जिन्होंने उसके क्वेश्चन को नहीं सुना होगा तो उनको भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या हुआ है और उसका आंसर फिर उनको समझ में आएगा। इसके बाद थॉटफुल आंसर नीड थिंकिंग टाइम।
अगर कोई स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन करे और ऑन स्पॉट आपको उसका आंसर ना आए तो उसको सोचने के लिए आप 2-3 मिनट 4 मिनट ले सकते हो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। उसने जो क्वेश्चन किया आप उसको कहो मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इस पे सोच लूं। तो जब आप सोचोगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा और वो भी खुश होंगे आपके इस तरीके से, क्योंकि गलत आंसर से अच्छा है कि आप थोड़ा सोच के उसको अच्छा आंसर दे दो, करेक्ट आंसर दे दो। हाउ टू मैनेज अ फ्लरी ऑफ क्वेश्चन। अगर कोई स्टूडेंट आपसे कोई गलत क्वेश्चन कर ले, कोई फजूल क्वेश्चन कर ले, इधर उधर का क्वेश्चन कर ले, तो इस पे भी आपने गुस्सा नहीं होना, बल्कि आपने उसके क्वेश्चन को सुनना है। अगर वो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, रेलिवेंट हो, आप उसका आंसर देना चाहते हैं तो अच्छे और आसान तरीके से आराम के साथ आपने उसके क्वेश्चन का आंसर कर देना है। अगर वो क्वेश्चन रेलिवेंट ना हो तो आप उसको आराम से कह सकते हो कि इसको हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ऑन स्पॉट आपने गुस्सा नहीं होना और ना खफा होना है और ना उसको बुरा भला कहना है। सही है। रिएक्ट कामली एंड कॉन्फिडेंटली टू एग्रेसिव क्वेश्चन। अगर कोई एग्रेसिव क्वेश्चन होता है, कोई गुस्सा कर लेता है या कोई फजूल क्वेश्चन होता है, तो उसका क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया ना कि उसका आपने रिएक्शन वो कामली आराम के साथ देना। ऐसा नहीं कि आप दरमियान में उससे लड़ने लग जाओ कि हाँ आपने ये क्वेश्चन मुझसे किया, गम ना करा, आपकी भी प्रेजेंटेशन होगी, मैंने आपको नहीं छोड़ना है, ऐसी बात नहीं है। वो प्रेजेंटेशन के दौरान अगर कोई क्वेश्चन करे, आपको उसका आंसर आए तो आराम से आप उसको आंसर दे दो। अगर कोई फुलिश क्वेश्चन हो या गलत क्वेश्चन हो तो फिर आप उसको कहो कि ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ये बाद में डिस्कस कर सकते हैं, समथिंग एंड। लेकिन गुस्सा नहीं होना और ना ऑन स्पॉट आपने उसका कोई गलत आंसर देना है। और लास्ट स्लाइड हमारे पास है कि यू डोंट हैव टू हैव इमीडिएट आंसर फॉर एवरी सिंगल क्वेश्चन। समवन इन द ऑडियंस मे हैव न्यू इंफॉर्मेशन और परहैप्स यू डोंट हैव द रिलेवेंट फिगर टू हैंड। Bluffing in such circumstances is very weak response and can turn people against you. Honesty really is the best policy here. If you don't know the answer, admit it. देखो कभी भी किसी के क्वेश्चन पे डायरेक्ट आंसर ना दो। हो सकता है उस क्वेश्चन पे ऑन स्पॉट आपको आंसर ना आए और आपके ऑडियंस को उस चीज का पहले से पता हो। मिसाल के तौर पे कोई मुझे कहे कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल कब बना था और मैं कह देता हूं कि जी 1955 को बना था, मैं खुद से डायरेक्ट कह देता हूं, तो हो सकता है कि उनको पता हो कि पीएनसी तो 1948 को बना था। लेकिन आपने कहा कि ऑन स्पॉट बस मैंने आंसर दिया, मैंने उसके क्वेश्चन मैंने सोचा कि बस उसको खामोश करूं, नहीं, आपने उस पर सोचना है कि आपका आंसर तो सही है या गलत। गलत आंसर कभी भी नहीं देना। हाँ आपको नहीं आता, एडमिट करो ये मुझे नहीं आती, बात खत्म। लेकिन अगर आप गलत क्वेश्चन दोगे तो फिर वो आपके अगेंस्ट होंगे, वो फिर कहेंगे मड़ा ये फजूल बातें कर रहा है, ये गलत कह रहा है। सही है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट इस तरह होते हैं कि उनको पहले से आंसर का पता होता है, लेकिन फिर भी वो तंग करने के लिए या अपने आदत से मजबूर होने के लिए आपसे वो क्वेश्चन करते हैं। तो फिर ऐसा नहीं कि आप उससे लड़ाई लड़ने लग जाओ या खुद से गलत आंसर दो। सोचो, अगर आपको उसका आंसर आता है सही है, नहीं आता तो उसको कहो कि फिलहाल तो मुझे इसका आंसर नहीं आता, या मैं थोड़ा सोचता हूं, या क्लास के बाद फिर मैं आपके साथ कांटेक्ट कर लूंगा और ये आपका ये क्वेश्चन आंसर मैं कर लूंगा। सही है। तो इस पूरे के पूरे यूनिट की समरी ये है कि आपकी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव कैसे होगी, तो वो हमने डिटेल के साथ आपको बता दिया। सही है। इसके बाद ये यूनिट पढ़ने के बाद आप कभी भी जब प्रेजेंटेशन परफॉर्म करोगे तो उसके लिए ये तमाम पॉइंट्स आपने अपने जहन में रखने हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे इफेक्टिव होगा, ऑडियंस कौन होंगे, इन्वायरमेंट कौन होगा, सोर्सेज क्या हो सकते हैं, कंटेंट क्या हो सकता है, तरीकाकार क्या है। सही है। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे तो वो भी इसी तरह आएंगे कि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के क्या क्या चीज़ें उसके लिए हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, क्वेश्चन का आंसर किस तरह करना है, ये तमाम चीज़ें आपके पेपर में आएंगे। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस यूनिट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।